हेलो फ्रेंड्स, आजकल हम लोग देख रहे हैं हमारी ओपीडी में इनफर्टाइल कपल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी कहते किसको हैं। जब कोई हस्बैंड वाइफ 1 साल से साथ में रह रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो अब हम उसको कहते हैं इनफर्टाइल कपल। तो आज मैं बात करूंगी कुछ बेसिक टेस्ट के बारे में जो कि आपको बताएगा कि किस वजह से आप इनफर्टाइल हैं। तो जब भी हम लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, दोनों कपल का ट्रीटमेंट करते हैं। ये नहीं कि खाली हमें वाइफ का ट्रीटमेंट करना है, तो हमें हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट बराबर से करना होता है। तो एज अ कपल ट्रीटमेंट होता है। तो 4 फैक्टर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है मेल फैक्टर। मेल फैक्टर यानी हस्बैंड की जांच। ज्यादातर हस्बैंड्स कहते हैं हम तो ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है, आप मेरी वाइफ की चेकिंग करा लीजिए, टेस्टिंग करा लीजिए। तो मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं कि आजकल 40 to 50% इनफर्टिलिटी के जो केसेस आ रहे हैं वो मेल फैक्टर की वजह से, यानी कि मेल्स के अंदर समस्या आजकल ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले मेल फैक्टर को रूल आउट करना जरूरी है। तो मेल फैक्टर कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, उसके लिए होता है सीमेन एनालिसिस। इसको हम लोग कहते हैं हस्बैंड सीमेन एनालिसिस। ये एक बहुत ही बेसिक टेस्ट है, बहुत ही सरल टेस्ट है। इसमें केवल आपको 2 से 7 दिन का एब्स्टिनेंस चाहिए, यानी कि ऑन एन एवरेज 3 दिन तक कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, उसके बाद किया जाता है। और इसमें हम लोग 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखते हैं। सबसे पहला कि स्पर्म कंसंट्रेशन कितना है, जो कि 16 मिलियन पर ml से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा मोटिलिटी, यानी कि स्पर्म सुस्त तो नहीं है। मोटाइल स्पर्म कितने हैं, जो कि जो रीसेंट क्राइटेरिया है उसके हिसाब से 42% से ज्यादा होना चाहिए। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 30% से ज्यादा होनी चाहिए। और मॉर्फोलॉजी, यानी उसकी बनावट कैसी है, उसकी बनावट ठीक है कि नहीं है। तो 4% से ज्यादा स्पर्म्स नॉर्मल होने चाहिए मॉर्फोलॉजी क्राइटेरिया के अनुसार। तो ये बहुत ही बेसिक टेस्ट है। एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स कहते हैं। ये सारे केसेस में नहीं किया जाता है, ये उन्हीं केसेस में किया जाता है जब सारे फीमेल फैक्टर्स नॉर्मल हैं, उसके बाद भी कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई कपल कंसीव कर रहा है लेकिन उसको बार बार अबॉर्शन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स से हमको क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर जो डीएनए वो कैसा है, वो जेनेटिकली नॉर्मल डीएनए है कि नहीं, क्या ये डीएनए इस काबिल है कि वो आगे बच्चा बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। तो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 15% से कम होना चाहिए। डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स जो है वो 15% से कम होना चाहिए। डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब है डीएनए डैमेज हो गया है, जो कि आजकल आप लोग देख रहे हैं। लाइफ में इतना स्ट्रेस है, लोग जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, लोगों का लाइफस्टाइल खराब है, उसकी वजह से डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स बढ़ जाता है और उसी वजह से आजकल हमारे बीच में ज्यादा इनफर्टिलिटी हो रही है। तो ये 2 मेल फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं फीमेल फैक्टर्स के बारे में। फीमेल फैक्टर्स में जब कोई मरीज आता है तो उससे हम लोग तमाम सवाल पूछते हैं, जैसे कि आपको पीरियड्स ठीक से आते हैं, आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आप अच्छे से बताइए, रेगुलर पीरियड्स हैं कि नहीं हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए आते हैं, आपकी एज ऑफ मेनार्की यानी पीरियड्स आपको कब स्टार्ट हुए थे, बहुत हैवी फ्लो तो नहीं है, पेन तो नहीं होता। तमाम इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम लोग करते हैं ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से हम लोग को यूट्रस के बारे में और ओवरी के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। हमें ये पता चलता है यूट्रस के अंदर कोई गांठ तो नहीं है, यानी कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, यूट्रस एडेनोमाइटिक तो नहीं, एडेनोमाइसिस जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया, एडेनोमाइसिस तो नहीं है, या फिर यूट्रस के अंदर जाले तो नहीं है, एंडोमेट्रियम कैसी है, एंडोमेट्रियम थिन तो नहीं है। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कहीं पेल्विस में एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं, ओवरी के अंदर एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, ओवरीज कैसी हैं, पीसीओडी जैसी लुक तो नहीं दे रही हैं। इसके अलावा यूट्रस के आसपास कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये तमाम बातें हम लोगों को अल्ट्रासाउंड से पता चलती हैं। तो ये इसको हम लोग कहते हैं यूट्राइन फैक्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग
फीमेल्स में यानी कि वाइफ में देखते हैं वो है ट्यूबल फैक्टर। अब ट्यूबल फैक्टर का मतलब है कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं खुली। अगर किसी पेशेंट का सब कुछ नॉर्मल है लेकिन उसकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं और कोई डॉक्टर उनको दवाई दे रहे हैं तो वो कंसीव कैसे कर पाएंगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो आपका ट्यूब के अंदर ही होता है। तो ट्यूब का खुला होना और फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट से पूछते हैं आपकी कोई टीबी की हिस्ट्री तो नहीं है। मान लीजिए बचपन में किसी पेशेंट को टीबी हुआ हो तो उनकी ट्यूब में डैमेज हो जाता है, उसके ट्यूब के अंदर जो सीलिया होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या ट्यूब ब्लॉक हो जाती है या फिर हाइड्रोसेल्पिंग्स हो जाता है, यानी कि आगे से ट्यूब बंद हो जाती है, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके की फाइंडिंग्स हम लोगों को ब्लॉक ट्यूब्स के केसेस में मिल सकती हैं। तो ट्यूब्स को जांचने परखने के लिए भी दो किस्म के टेस्ट होते हैं, दो किस्म के बेसिक टेस्ट, उसके अलावा और भी होते हैं लेकिन अभी हम लोग केवल बेसिक टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बेसिक टेस्ट है HSG, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, डाई पुश करी जाती है सर्विक्स के थ्रू और एक्सरे से हम लोग देखते हैं ट्यूब खुली है कि बंद है। उससे हम लोग को पता चल जाता है ट्यूब खुली। अगर डाई स्पिलेज अच्छा दिख रहा है, एक्सरे में अच्छी फोटो आई है स्पिलेज की, दैट मीन्स ट्यूब खुली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा HSG में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कोई सेप्टम तो नहीं है, यूट्रस के अंदर कोई पर्दा या दीवार तो नहीं बनी हुई है या जाले तो नहीं बने हुए, इस तरह की फाइंडिंग्स भी हम लोग को दिखाई दे सकती है। दूसरा तरीका है ट्यूबल फैक्टर को देखने का, सोनोसैल्पिंगोग्राफी। सेम प्रोसीजर को हम लोग अल्ट्रासाउंड से भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक नॉर्मल सलाइन को यूट्रस के अंदर पुश करते हैं, यानी सर्विक्स के थ्रू यूट्रस के अंदर पुश करते हैं और अल्ट्रासाउंड से हम लोग फ्लो देखते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ट्यूब्स खुली हैं कि बंद हैं। तो ये बात थी आपके ट्यूबल फैक्टर के बारे में। तीसरा फैक्टर हमको देखना है वो है हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर इसलिए देखना जरूरी है कि हमें देखना है कि पेशेंट के पास अंडे हैं कि नहीं है, दूसरा वो ओव्यूलेट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि कई कंडीशंस में ओव्यूलेशन नहीं होता। जैसा मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, PCOS वाले पेशेंट्स में ओव्यूलेशन प्रॉब्लम रहती है। तो हम लोग जो मोटे मोटे हार्मोन्स हैं जो हम लोग देखते हैं इसमें वो है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिससे हमें पता चल जाता है पेशेंट के पास कितने एग्स हैं, उनका ओवेरियन रिजर्व कैसा है। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं TSH, थायराइड देखते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट हाइपोथायराइड हो सकता है ओव्यूलेशन ना हो रहा हो, या फिर सीरम प्रोलैक्टिन। उसके अलावा हम लोग देखते हैं आपका सीरम प्रोलैक्टिन चेक करते हैं, उससे भी हम लोग को ओव्यूलेटरी कंडीशन पता चलती है। और अगर पेशेंट के अंदर पहले से हमको अल्ट्रासाउंड में PCOS वाली फाइंडिंग्स मिल रही है तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग LH-FSH रेशियो भी देखते हैं। दूसरे भी हार्मोन्स होते हैं जो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन बेसिक ये 5 हार्मोन्स है जो हम लोग हार्मोनल टेस्टिंग में करवाते हैं अपने पेशेंट्स के। अगर इसमें कुछ फाइंडिंग्स आती हैं, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो ये थे सारे बेसिक टेस्ट जो कि प्रत्येक इनफर्टाइल कपल को कराने चाहिए। ये टेस्ट आपको गाइड करेंगे कि आपको इनफर्टिलिटी किस वजह से है, और इससे आपके डॉक्टर को हेल्प मिलेगी, वो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाएंगे और आप कंसीव कर पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए, मैं या मेरा टीम मेंबर इसको रिस्पॉन्ड देगा। थैंक यू सो मच।